हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोलते हैं और इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। ये कौन होते हैं, क्या काम करते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनकी शपथ समारोह कौन कराता है। सारी चीजें आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 19 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, उनके थ्योरी व एमसीक्यू दोनों ही कंप्लीट करा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर इससे पहले जो 19 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं उनके एमसीक्यू भी उनको देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये साइड में आपको जितने भी चैप्टर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी व एमसीक्यू की पीडीएफ मैंने तैयार कर ली है। अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये 33 चैप्टर है, 33 की 33 चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ आपको किस नंबर पर मिलेगी? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287789818 पर। ठीक है। और इस पीडीएफ की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 200 रुपए। 200 रुपए में आपको 33 की 33 चैप्टर की थ्योरी व एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। हम देख रहे हैं आज चैप्टर नंबर 20 में कैग के विषय में। तो चैप्टर नंबर 20 में कैग के विषय में हम देख रहे हैं। तो कैग होते कौन है? तो देखो, कैग जो होते हैं, मैंने आपको पिछले पार्ट में पीछे वाले जो चैप्टर्स थे उनमें पढ़ाया था केंद्र राज्य संबंध के बारे में, है ना। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया था। तो पहला संबंध मैंने बताया था विधायी संबंध, ठीक है, कि केंद्र और राज्य मिलकर किसी भी चीज पर कानून बनाते हैं, है ना। फिर दूसरा मैंने बताया था प्रशासनिक संबंध, कि दोनों केंद्र और राज्य मिलकर देश में प्रशासन का काम देखते हैं, बटे हुए हैं कि तुम ये वाला प्रशासन देखना, हम ये वाला प्रशासन देखेंगे। उसी तरह से मैंने तीसरा संबंध बताया था वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध के विषय में मैंने क्या बताया था कि टैक्स बटा हुआ है, कि इतना टैक्स तुम लोगे और इतना टैक्स हम लेंगे। तुम और हम का मतलब है इतना टैक्स राज्य लेगा, इतना टैक्स केंद्र लेगा। ठीक है। फिर उसी में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की निधियां हैं जिन निधियों में पैसा रखा जाता है भारत सरकार का। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार उन तीनों निधियों में पैसा रखती है। जब हम केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको 3 प्रकार की निधियां बताई थी। कौन कौन सी निधि बताई थी? पहली निधि बताई थी संचित निधि, ठीक है। दूसरी निधि मैंने बताई थी आपको सार्वजनिक निधि। तीसरी निधि मैंने बताई थी आपको आकस्मिक निधि। ठीक है। तीनों प्रकार की निधियां बताई थी। भारत सरकार इन तीनों निधियों में ही अपना पैसा रखती है। अब भारत सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है? टैक्स से आता है, और भारत सरकार के जो उद्योग धंधे हैं उनसे आता है, और भारत सरकार के कुछ जो कुछ पैसे वगैरह या कुछ फंड वगैरह होते हैं उनसे आता है। भारत सरकार भी अन्य अन्य देशों में इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसा वहां से भी आता है। तो जो भी पैसा भारत सरकार के पास होता है वो इन तीनों ही निधियों में रखा जाता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे उस टाइम पर, हाँ, मैंने आपको बताया था जब केंद्र राज्य संबंध के बारे में बता रही थी कि इन तीनों निधियों की देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक है। एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति के उनकी नियुक्ति करते हैं। और हमारे देश का संविधान ये कहता है कि उन तीनों निधियों से पैसा कब निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, इस सब का लेखा जोखा कौन करेगा? कैग करेंगे। ठीक है। कौन करेंगे? कैग करेंगे। तो कैग एक तरह से कौन है? कैग एक तरह से भारत सरकार के सीए है। ठीक है। जो सीए जो होते हैं उनका क्या काम होता है? कंपनी में सीए का क्या काम होता है? कंपनी में सीए का काम होता है पूरी कंपनी का लेखा जोखा रखना। ठीक है। तो उनका क्या काम होता है कि कितना पैसा कंपनी के पास आया, कितना पैसा कंपनी ने खर्च किया, और कितना उसको लाभ हुआ, इस सब का हिसाब लगाकर बैलेंस शीट वो बनाते हैं। सीए का यही तो काम होता है कि वो बताता है कि कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसमें उनको कितना लाभ हुआ है। यानी कि पूरा लेखा जोखा लगाने का काम किसका है? लेखा जोखा रखने का काम किसका है? सीए का है कंपनी में। ठीक उसी तरह से भारत में पूरा लेखे जोखे का हिसाब कौन रखते हैं? कैग रखते हैं। तो कैग क्या काम करते हैं कि निधियों में पैसा कहाँ से आया, पैसा कब निकाला गया, कितना अमाउंट निकाला गया, और वो अमाउंट कहाँ खर्च किया गया, इस सब का हिसाब लगाकर देते हैं। ठीक है। तो अगर कोई घोटाला होता है तो ये कैग के द्वारा पकड़ लिया जाता है कि भाई तुमने बिना पूछे या बिना अनुमति के निधियों से पैसा क्यों निकाला है। ठीक है। अगर वो निकाला है तो तुमने कहाँ खर्च किया है, ये सारे सवाल जो कैग है वो पूछ सकते हैं। जैसे हमारी न्याय व्यवस्था है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारी हाई कोर्ट है, उसमें कोई भी सरकार का व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है। सरकार कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है किसी भी जज से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने इस व्यक्ति को क्यों फांसी पर चढ़ाया है, आपने ऐसा काम क्यों करा है। ठीक है। वो उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसी तरह से कोई भी सरकार कैग के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है।
आपको समझ में आ गया कैग क्या काम करता है? कैग काम करता है जो भी भारत सरकार का पैसा है, ठीक है, जो भी भारत की जनता का पैसा है, भारत सरकार यानी भारत की जनता का पैसा, ठीक है, भारत सरकार अपने घर से तो नहीं ला रही, भारत सरकार का मतलब हम सबके टैक्स का जो पैसा है, उस टैक्स के पैसे का कहाँ यूज हो रहा है, कब यूज हो रहा है, और उस टैक्स के पैसे से क्या क्या विकास हुआ है, इस सब का लेखा जोखा रखने का काम किसका है? कैग का है। अब देखो कैग का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ हुआ है, लिखा गया है। पहली बात तो आप ये जानिए जो कैग है वो संवैधानिक स्थिति है उनकी संविधान में, ठीक है, संवैधानिक स्थिति है यानी कि जिस समय संविधान बनाया गया उस समय कैग का पद भी उसमें मेंशन किया गया था। जैसे मैंने वित्त आयोग पढ़ाया था, ठीक है, वो भी हमारे देश के संविधान में वर्णित है, ठीक है, लेकिन नीति आयोग नहीं है क्योंकि नीति आयोग बाद में कैबिनेट की सुझाव पर बनाया गया था, ठीक है। तो लेकिन ये जो कैग वाला जो पद है ये हमारे देश के संविधान में वर्णित है। कहाँ कहाँ वर्णित है? ये भाग 5 में वर्णित है और अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। वैधानिक संवैधानिक भाग यह संविधान के भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। भूमिका यानी कि क्या काम करते हैं जो कैग है, ये है इसे लोक वित्तीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है, जो भी पैसा है उसका संरक्षक कहा जाता है। अगर ये नहीं होंगे, ये अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा संसद को कि सरकार कब कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, ठीक है, या किस मंत्री ने कब पैसे निकाल लिए पता ही नहीं चलेगा। तो एक तरह से पूरा डिटेल में इनके पास लेखा जोखा होता है, सारी चीजें लिखित में होती है, मौके कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें कि जनता को का एक भी पैसा बिना कानून की अनुमति के खर्च ना हो, ठीक है। मैंने आपको उस समय बताया था कि निधियों में से जब पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए परमिशन दी जाती है, किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के कोई भी पैसा नहीं निकलेगा, है ना, और उसके लिए भी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार का आदमी जाए और कहे कि भाई इतने पैसे चाहिए मुझे रेल बनाने के लिए, इतने पैसे चाहिए मुझे सड़क बनाने के लिए और पैसे उठा के दे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही पैसा निकाल सकते हैं उन तीनों निधियों में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा क्यों किया गया है संविधान में, ऐसा इसलिए इनका जो पद है, कैग का जो पद है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जनता का पैसा कोई भी जनता के पैसा का मिसयूज ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नियुक्ति, शपथ और कार्यकाल, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है और कार्यकाल कितना है वो हम इसमें जानेंगे। तो नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है, यानी कि कैबिनेट बताएगी कि क्या कौन बनेगा, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बनाने का प्रोसेस तो आसान है, बना तो वो देंगे, बाद में उसको हटा नहीं सकते हैं, हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ेगा। तो एक बार कोई भी कैग अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो वो पूरी ईमानदारी से काम कर सकता है क्योंकि उसको बीच में हटाया नहीं जाएगा, है ना, हटा नहीं सकता कोई भी। हटाने के लिए क्या चाहिए? महाभियोग लाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो इतनी टिपिकल है कि महाभियोग लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टफ है, नामुमकिन नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज्यादा टफ है। भारत में अभी तक किसी के ऊपर भी महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शपथ के बारे में। ये तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दिलाई जाती है, ठीक है। कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति कैग के पद पर नहीं रह सकता। तो या तो वो 65 वर्ष का हो या उसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष पूरे हो गए हो, दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो ये जो पद है ये खत्म हो जाएगा, मतलब पद से वो हट जाएंगे या कह सकते हैं वो पद से रिटायर हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है। तो अब जैसे कोई भी 62 साल का व्यक्ति, ठीक है, कैग बन गया तो 62 यानी 62 में +6 करो तो कितना हो गया? 68। तो 68 तक वो पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो 62 का कोई व्यक्ति पद पर बैठा, ठीक है, तो इन्होंने बोला है 6 वर्ष। अब यहाँ कितना हो गया? 68 हो गया। इन्होंने बोला है या तो 6 वर्ष कंप्लीट करें या 65, तो इन्हें 65 की एज में ही क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि अपने पद से 3 साल पहले ही इन्हों अपने कार्यकाल से 3 साल पहले ही इन्हें क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा या रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट है इसमें इस्तीफा, राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देकर, ठीक है, राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त कर रहे हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर और राष्ट्रपति को ही ये क्या दे रहे हैं? अपना इस्तीफा दे रहे हैं जब भी इनको छुट्टी लेनी है पूरी तरह से, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया, इसे केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पर कैग के विषय में कि जो कैग होते हैं वो एक बार अपने पद से हट जाएं तो वो भारत में कोई भी जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं है कि कैग के पद से हटने के बाद वो राष्ट्रपति बन जाए, नहीं,
ये भी नहीं है कि वो कैग के पद से हटने के बाद कहीं पूरे देश में कहीं राज्यपाल बन जाए, कहीं अपनी दोबारा से वकालत करने लगे, ठीक है? कहीं के जज बन जाएँ, ये नहीं हो सकता, है ना? तो वो कोई भी पद पर नहीं रहेंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपने पद छोड़ने के बाद कहीं भी कोई भी दूसरा पद नहीं ले सकते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति की भी वही कंडीशन है, कैग की भी वही प कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी वही कंडीशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं कोई भी व्यक्ति, अ, वो जो मुख्य जज जो होते हैं, अगर मुख्य जज बन जाएँ तो फिर वो दूसरे किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकते। ठीक है, ये 3-4 पद ऐसे हैं भारत में कि अगर आप उन पर चले जाओ तो फिर आप बाद में कुछ नहीं बनोगे। तो ज़्यादातर बड़े-बूढ़े ही जाते हैं, यानी कि 60 के आस-पास के व्यक्ति ही इन पदों पर जाते हैं ताकि दूसरे पद की उन्हें आवश्यकता पड़े ही ना। ठीक है? तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है इस पद को। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके काम में कोई इंटरफेयर ना करे। अगर इन्हें सरकार से डर होगा तो सरकार क्या करेगी? अगर सरकार इनको बहुत आसानी से हटा सकती है कैग को, तो सरकार क्या करेगी? बात-बात पर इनको धमका देगी कि भई हमारे हिसाब से बैलेंस शीट मिला दो, ठीक है? लिख दो कि हम जो रोज़ चाय पी रहे हैं संसद में, उस चा एक चाय का हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है? 1 लाख में हम 1 चाय पी रहे हैं, ऐसा बैलेंस शीट में दिखा दो, ठीक है? जनता को उल्लू बना दो और कह दो कि हम डेली का 5-6 करोड़ रुपए खा रहे हैं, जब हम संसद में बैठ रहे हैं जितने टाइम, ठीक है? जितने टाइम सत्र चल रहा है ऐसे लिख दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते ये कैग जो हैं, ये वही लिखेंगे जो इनको सही लगेगा, ठीक है? जो सही है भारत की जनता के प्रति, और गलत होने को तो कुछ भी हो सकता है अपने भारत में, ठीक है? करप्शन हर देश में होता है, तो ऐसा नहीं है कि 100% मैं ये बोलूँ कि करप्शन होता ही नहीं है। हाँ, होता होगा थोड़ा बहुत, 19-20 हो जाता होगा कभी-कभी। लेकिन इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठते हैं, चाहे मैं राष्ट्रपति के पद की बात करूँ, चाहे कैग के पद की बात करूँ, या फिर मैं मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये मोस्टली जो व्यक्ति होते हैं, इनका पद इतना बड़ा होता है कि उस पद पर बैठने के बाद ये कोई भी गड़बड़ घोटाला करते नहीं हैं, ठीक है? अभी तक ऐसा सुनाई में आया नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति ने, कैग ने या मुख्य न्यायाधीश ने बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कुछ करा है, ठीक है? अभी तक नहीं आया है सुनाई में। तो इनकी स्वतंत्रता क्यों रखी गई है? ताकि कोई भी घोटाला जो सरकार कर रही है, उसको ये सही ना माने, ठीक है? ये निष्पक्ष होकर काम करें, क्योंकि जो कैग है उसकी नियुक्ति भले ही संसद के कहने पर हुई है, मतलब कैबिनेट के मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति ने करी है। लेकिन भर्ती होने के बाद, यानी कि नियुक्ति होने के बाद इनको कोई भी इनके पद से नहीं हटा सकता। और क्यों नहीं हटा सकता? नहीं तो क्या होगा, अगर इनको इनके पद से हटाया जा सकता था, तो इनको कोई भी डरा धमका के रखता, कोई भी मतलब सरकार ही रखती कि भई तुम हमारे हिसाब से खाते लिखो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता रखी गई है ताकि भारत की जनता का जो पैसा है, जो तीनों निधियों में है, उसका कोई भी मिसयूज़ ना हो, ठीक है? तो पहला है, इसमें सरकार कैग को डरा या लालच नहीं दे सकती है। दूसरा है, इसमें पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। तीसरा है, इसमें इसका वेतन, प्रशासनिक खर्च भारत भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो संचित निधि से ही इनको क्या दिया जाती है? सैलरी दी जाती है। इसको कैग को। राष्ट्रपति की सैलरी भी कहाँ से बनती है? संचित निधि से बनती है। ठीक है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्य, कर्तव्य और शक्तियाँ। क्या शक्तियाँ होती हैं कैग के पास? क्या-क्या काम करते हैं? ठीक है? और किस तरह से करते हैं? वो हम देख रहे हैं। अनुच्छेद है 149 में लिखा गया है। पहला है इसमें, केंद्र और राज्य के बीच खातों का ऑडिट करना। ठीक है? केंद्र के राज्य खाते भी कौन देखता है? कैग ही देखता है। ठीक है? और राज्यों के खाते भी कौन देखता है? कैग ही देखता है। नेक्स्ट है इसमें सरकारी कंपनियों का ऑडिट करना। जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, उनका ऑडिट करने का काम भी, यानी कि उनका लेखा-जोखा देखने का काम भी किसका है? कैग का ही है। ठीक है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सार्वजनिक व्ययों की जाँच करना भी किसका काम है? कैग का ही काम है। देखो, कैग जो होता है पूरे भारत का एक ही होता है, तो सारे खाते वही चेक कर रहा है। राज्यों के खाते भी वही चेक कर रहा है, ठीक है? ठीक से खर्च कर रहे हैं कि नहीं है, कहीं गड़बड़ घोटाला ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, और केंद्र के खाते भी यही देखता है, ठीक है? कोई और नहीं देखता है, खाते यानी अकाउंट। नेक्स्ट है इसमें, संसद विधानसभा को रिपोर्ट देना, ठीक है? अब इन्होंने पूरा ब्यौरा बना के रख लिया कि इतना खर्च, इतने-इतने पैसे इस टाइम पे निधियों से निकाले गए और इन पैसों को यहाँ-यहाँ खर्च किया गया है। तो अब ये जो रिपोर्ट है, ये क्यों बनाई गई है? ताकि जनता जान सके। तो जनता को जानने के लिए कहाँ पेश करना पड़ेगा? तो जनता को बताने के लिए कि भाई तुम्हारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते हो इसलिए पता नहीं चलता है, नहीं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल टीवी पर दिखाई जाती हैं लाइव, ठीक है?
अब देखो जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति इसको संसद में रखेगा, संसद के पटल पर रखेगा, और बताया जाएगा संसद में कि कब कितना पैसा निकाला गया और इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया गया। ठीक है, संसद में आपके प्रतिनिधि हैं, वो जानेंगे कि कहाँ पैसा निकाला गया और कहाँ खर्च किया गया। ठीक है, कई बार विपक्ष वाले लोगों को गलत लगता है तो वो फिर इस पर चर्चा करते हैं कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार इन्होंने इतना इतना पैसा निकाला इस योजना के लिए और काम कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके भी क्या करती है, विपक्ष घेरती है सरकार को। तो नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षा, यह भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के सभी खर्चों का ऑडिट करता है। ठीक है, यानी कि लेखा जोखा रखता है, राज्यों का ऑडिट करता है, यह केंद्र के साथ साथ राज्यों के खातों का भी ऑडिट करता है। रिपोर्ट यह सरकारी कंपनी और उनकी निकायों का भी ऑडिट करता है जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। सीमा क्या है, कैग केवल खर्च होने के बाद ही ऑडिट करता है, ब्रिटेन की तरह खर्च होने से पहले इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है, कैग की अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई हम फंड निकाल ले इतना इतना, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में क्या है कि तुम्हें जितना खर्च करना है कर लो, बाद में चेकिंग होगी तुम्हारी। ठीक है, तुम्हें निधियों से जितना पैसा निकालना है राष्ट्रपति की अनुमति से निकाल लो। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के तो किसी भी निधि में से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन एक बार कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी धन विधेयक या बिल पास हो जाता है संसद में, उसके बाद में राष्ट्रपति से अनुमति लेकर या फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराकर निधियों से पैसा निकाल लिया जाता है। यहाँ तक कैग की कोई भूमिका नहीं है। जब पैसा निकाल लिया जाएगा, जब पैसा पूरा खर्च हो जाएगा, उसके बाद चेकिंग करेंगे कौन, कैग, कि कितना पैसा कब निकाला और कितना पैसा तुमने कहाँ कहाँ खर्च करा। ठीक है, कोई भी घोटाला करेगी सरकार तो वहां कैग की रिपोर्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट है इसमें रिपोर्ट, यह सरकारी कंपनियों और उन निकायों का भी ऑडिट करता है जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। सीमा क्या है, अच्छा सीमा मैंने बता दिया आपको। रिपोर्ट जमा करना, रिपोर्ट जमा करना किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 151 में लिखा गया है। कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति या केंद्र के लिए या राज्यपाल को सौंप दी जाती है। देखो अगर केंद्र की रिपोर्ट तैयार करी है तो किसको सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। और राष्ट्रपति ने किसको नियुक्त किया है राज्यों में, राज्यों की देखरेख करने के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया है। ठीक है, राज्यपाल जो है वो किसका आदमी है, एक तरह से किसका प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो राज्य से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा है उसकी रिपोर्ट किसको दी जाएगी, राज्यपाल को दी जाएगी। राज्यपाल को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो इसकी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। सारी चीज डिटेल में हमारे संविधान में लिखी हुई है। ठीक है, इतना टॉप का संविधान है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है, क्या काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, सारे की सारी चीजें अनुच्छेदों में लिखी हुई है। इसलिए हमारे भारत का जो संविधान है पूरे विश्व के संविधान में सबसे अच्छा, सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है, यानी कि संसद के सामने रखता है कि भाई ये कैग की रिपोर्ट है, कैग ने ये बताया है कि यहाँ ये खर्च किया गया है। ठीक है, अंत में संसद की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति को शॉर्ट फॉर्म में हम पैक भी बोलते हैं। ठीक है, पैक भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमीशन। ठीक है, लोक लेखा समिति को हम पैक भी बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट की जांच ये करते हैं कि हाँ भाई ये कैग ने ठीक दिया है या नहीं दिया है रिपोर्ट। नोट है इसमें, इसलिए कैग को पैक का मित्र, मार्गदर्शक या दार्शनिक भी कहा जाता है। कैग को हटाने की प्रक्रिया मैंने बता दिया आपको, सेम प्रक्रिया है, वैसी ही प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान है। संसद में विशेष बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है। नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिकारी क्यों है, क्योंकि ये भारत की जनता को बताते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है, किस तरह से खर्च कर रही है, कितना गलत कर रही है, कितना सही कर रही है। सारी चीजों का पता कब चलेगा, जब हर चीज का लेखा जोखा किया जाएगा और जनता के सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हो गई है समाप्त। अब कैग से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।